Hello dear students, welcome to digital learning platform of Winsome International School and today we are going to start class 12th history part 6. पार्ट 5 तक हमने पिछले वाले सेशंस में कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हमने देखा कि कैसे जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं वो एक्सकेवेशन करके ये पता लगाने की कंटिन्यूस कोशिश कर रहे हैं कि क्या जो हड़प्पा सभ्यता थी उसमें जो लिपि लिखी गई, उसमें जो कनेक्शन था आपस में अलग अलग सिविलाइजेशन का, वो कैसे रहा, क्या उनका पूरा सिस्टम था और कैसे जो उनकी जीवन शैली थी, लाइफ साइकिल था, वो कैसे था। और एटलीस्ट वो फाइनल इस तथ्य पर पहुंचते कि ये थे तो सही, ऐसी सिविलाइजेशन थी, बट हमें इसका पता अभी तक ये नहीं चल पाया कि इनका जो एंडिंग था वो कैसे हुआ। तो पिछले क्लास तक हमने कैसे खत्म किया था, हमने वहां खत्म किया जब हमने गड़े मुर्दे उखाड़े, इन द सेंस कि जितने भी कब्रें थी हमने खोद डाली। उन कब्रों में हमने देखा कि हमें मनके मिले हैं, मोती मिले हैं, हड्डियां मिली है, बर्तन भांडे मिले हैं, और उसके आधार पर जब हमने स्टडी किया तो हमें पता लगा कि हाँ, कुछ लिमिटेशंस तक हम सोशल लाइफ को डिफरेंसेस कर सकते हैं, वहां के लोगों की जीवनिया जी या फिर उनकी जो जिंदगी थी वो कैसे रही होगी, है ना। एक आइडियोलॉजी लगा सकते हैं हम कि हाँ ऐसा हो सकता है या फिर ऐसा रहा होगा। तो आज उसी चैप्टर को हम कंटिन्यू करने वाले 6 पार्ट में। सो लेट्स स्टार्ट। फाइंडिंग आउट अबाउट क्राफ्ट प्रोडक्शन। तो जैसा कि मैंने आपको लास्ट सेशन में क्या बताया था, मैंने ये बताया था देखो कि मनके बने, जब मोती बने या फिर इतनी चीजें, बर्तन भांडे बने, यानी मैंने आपको एक फ्यांस का पॉट दिखाया था, एक बर्तन था जिसमें अक्सर वो लोग, ऐसा माना जाता है कि परफ्यूम्स जो है या फिर खुशबूदार जो पदार्थ है वो उसके अंदर रखा करते थे। इट मींस कि वो जो बर्तन था वो थोड़ा कॉस्टली था और लग्जरियस भी था। अब वो क्यों? क्योंकि वो अलग अलग पदार्थों से मिलकर बना था, ये हमने देखा। तो उसके बाद हम ये देखते हैं कि जो जिन पदार्थों से वो मिलकर बना था वही पदार्थ दूसरी जगह पर कुछ दूसरी वस्तुओं में भी इस्तेमाल हुए हैं। इट मींस कि दोनों का आपस में कोई ना कोई कनेक्शन रहा होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट जो हमने कनेक्शन ढूंढा था वो था मिस्र के पिरामिड और हड़प्पा सभ्यता के टाइम पीरियड का, कि दोनों लगभग एक ही समय काल या फिर एक ही टाइम पीरियड के अंदर हुए थे। तो ये बहुत मिस्टीरियस है कि एक टाइम पे रहने के बाद भी इतने एडवांस थे और दोनों में इतना डिफरेंसेस है। कैसे? क्योंकि देखो, एक तरफ हम क्या देखते हैं, सिटाडेल देखते हैं और पूरा मैप देखते हैं, पूरा नक्शा देखते हैं, किसका? हड़प्पा का, मोहनजोदड़ो का, या फिर जो पूरा सिविलाइज सिस्टम था उसका, जिसमें सबसे पहले क्या बनाई गई, नालियां बनाई गई, उसके बाद उनके घर बनाए गए। और वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं पिरामिड, जो एक परफेक्ट स्ट्रक्चर बना हुआ है उस समय से। तो दोनों में कनेक्शन कैसा था और क्या दोनों में जो बिजनेस होता था वो हमने देखा। सो आप कोशिश कर रहे हैं कि व्हाट फाइंडिंग अबाउट क्राफ्ट प्रोडक्शन। अब क्या होता था, जैसे देखो हर जगह अलग अलग तरह के लोग रहते थे जिनमें क्राफ्ट पर्सन हमारी सबसे ज्यादा हेल्प करते हैं। अब सर वो क्यों? क्योंकि देखो हमें जितनी चीजें मिली है ना अब तक, या तो डेली लाइफ यूज वाली मिली है, या फिर जो इंपोर्टेंट स्ट्रक्चर होते थे, या फिर इंपोर्टेंट पॉट्स हैं, कोई आर्टिफैक्ट है, या फिर कोई ऐसी चीजें जो वहां के कलाकारों या फिर जो बिजनेस करने वाले थे इन चीजों का उन्होंने बनाई है। इट मींस कि वहां कोई ना कोई उन लोगों का ग्रुप रहता होगा। अब मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दूं, आप कभी भी किसी भी फंक्शंस पे, है ना, जैसे कि मैंने माना 15 अगस्त का फंक्शन है आपकी स्कूल में, है ना, तो आप क्या करोगे? झंडा बनाओगे, ब्रोशर बनाओगे। तो जब हम उसको बनाते हैं ना तो एक वेस्ट मटेरियल भी क्रिएट होता है, उसको क्या करते हैं, हम वहीं फेंक देते हैं जहां हमने बनाया, फिर अगले दिन उसको साफ करते हैं, होता है ना। और अगर हम ये देखें कि ऐसी फैक्ट्री है ना, ये तो हमने घर में बनाया है, एक तो ऐसी फैक्ट्री है जहां बड़े लेवल पे इन चीजों का प्रोडक्शन होता है, तो वहां क्या होगा, जो वेस्ट मटेरियल इकट्ठा होगा ना वो बड़े लेवल पर होगा कि नहीं होगा? होगा सर। किसी भी फैक्ट्री में आप चले जाओ, मैं बात कर रहा हूं, चलो कूलर की बात करते हैं, है ना। मेरे घर से थोड़ा सा दूर है, 6-7 किलोमीटर के डिस्टेंस में कूलर की फैक्ट्री है। मैं वहां एक दिन कूलर लेने गया तो मैंने देखा कि वहां 3 जो है मंजिलें बनी हुई है। सबसे ऊपर वाले पे कूलर का डिजाइन होता है, वो नीचे वाले में फाइबर बनता है, थर्ड वाले में उनके जो एक्स्ट्रा पार्ट्स है वो काट के वेस्ट मटेरियल इकट्ठा करते हैं। और वो एक पूरे के पूरे कमरे में रहता था कि हाँ यहाँ सारा वेस्ट मटेरियल है, तो अगर कुछ चाहिए होगा तो हम इसमें से ले लेंगे। और ये सिर्फ उसी फैक्ट्री में नहीं, हर एक फैक्ट्री में होता है
जहां बड़े लेवल पर किसी भी चीज का प्रोडक्शन या फिर मैन्युफैक्चर होता हो। अब जब ये चीज होता हो तो इन द सेंस कि पास्ट में भी हुआ होगा। इट मींस कि पास्ट में जो लोग बड़े लेवल पर या फिर किसी भी लेवल पर ये काम करते थे बनाने वाली चीजों का, वहां वेस्ट मटेरियल क्रिएट होता होगा ना, होता होगा ना। तो हम क्या कर रहे हैं, इट मींस हम मतलब आर्कियोलॉजिस्ट। ओके, सो हमारा रिलेशन है तीनों का, आर्कियोलॉजिस्ट का, मेरा और आपका, तीनों का साथ में मिलकर चलेगा। तो हम क्या कोशिश कर रहे हैं, हम ये कोशिश कर रहे हैं कि सर जो उनका वेस्ट मटेरियल था उनकी स्टडी करें, क्योंकि जो सामान मिलने वाला था, बनाना हुआ मिलने वाला था, वो तो हमें मिल चुका, पर वो बना हुआ है। जो अब हम वेस्ट मटेरियल इकट्ठा करेंगे ना, तो हमें उसमें से और ज्यादा पता लगेगी कि इन्होंने क्या निकाला था, कौन कौन से पदार्थ और थे जिनका इनको नॉलेज था, या फिर किस तरह से इनका जो डिजाइन था या फिर काम होता था वो कैसे होता था, और अगर होता था तो कैसे लोग रहते थे या फिर किस तरह से होता था। जनरली क्या होता है कि हर फैक्ट्री में एक डिपार्टमेंट होता है अलग, जहां पूरा असेंबल होता है। तो इनका असेंबलिंग कैसे होती थी, कहां होती थी, और अगर बर्तन को पकाया जाता था तो कहां पकाया जाता था, सन ड्राइड करते थे या फिर आग में पकाते थे, उस सब चीज की स्टडी जो आर्कियोलॉजिस्ट है वो स्टार्ट करते हैं। तो लोकेट चुंदड़ो ऑन मैप फर्स्ट। दिस इज अ टाइनी सेटलमेंट लेस देन 7 हेक्टेयर्स एज कंपेयर टू मोहेंजोदारो 125 हेक्टेयर, ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली devoted to craft production including bead making, shell cutting, metal working और seal making and weight making। अब देखो हमने क्या देखा, टाइनी सेटलमेंट है, मोहनजोदाड़ो का जो सेटलमेंट है वो बता रहा है मैप के अंदर। तो डायरेक्ट हम चलते हैं मैप के अंदर, बात ही खत्म। अगर मैप का बोला मैप पे चलो। अब देखो एक तो है ये चुंदड़ो और एक मोहनजोदाड़ो। तो जब हम मोहनजोदाड़ो की बात करते हैं तो बोल रहा कि बहुत बड़ा था एज कंपेयर टू चुंदड़ो। अब ये जो जगह थी दोनों, यहाँ पे क्या काम होता था, फर्स्ट में हम देख रहे हैं दोनों जगह पर कि वहां शेल कटिंग होता था, आयरन वर्क होता था, मेटल वर्क जिसको बोलते हैं मेटल वर्क होता था, या फिर दूसरी तरह से बीड मेकिंग या फिर वेट मेकिंग, मतलब जो सामान भार तोल के लिए बनाते हैं वेट, वो सारा काम होता था। तो अगर इन चीजों इन जगहों पर ऐसा कोई काम होता था, इट मींस कि हमें वहां वेस्ट मटेरियल मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा सर। तो क्या हम उनकी स्टडी नहीं कर सकते क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। सो द वैरायटी ऑफ मटेरियल यूज्ड टू मेक बीड्स इज रिमार्केबल। स्टोन लाइक कार्नियल ऑफ अ ब्यूटीफुल रेड कलर। एक अपने लार्ज मणि सुना है? नहीं सुना। तो आपने मूवीज में या फिर रियल लाइफ में एक लाल कलर के डायमंड शेप का कोई पत्थर देखा है ना? क्या होता था, एक लाल कलर का पत्थर होता था। अब उसका शेप चाहे कैसे ही मान लो, चाहे डायमंड शेप मान लो, चाहे कैसे ही मान लो, कोई भी शेप हो, एक लाल कलर का होता था। उसको कार्नियल बोलते थे। अ ब्यूटीफुल रेड कलर। जेस्पर था, क्रिस्टल होते थे, क्वार्ट्ज होते थे। ये वही क्वार्ट्ज है जो घड़ियों में, हमारी वॉच में यूज होता है, स्मार्ट वॉच में नहीं, एनालॉग वॉच में जो क्वार्ट्ज पत्थर यूज होता है, उसके क्या बोलते हैं उसको, वाइब्रेशन के लिए ये वही पत्थर है। एंड स्टेटाइट मेटल्स लाइक कॉपर, ब्रोंज, गोल्ड एंड शेल, ब्रॉन्ज एंड टेराकोटा और बर्न्ट क्ले। अब देखो, अब यहां ये चीज जब बन रही है तो हमें क्या मिला कि बीड्स लाइक रिमार्केबल, बहुत सारी चीजें पता लगी, जैसे स्टोन लाइक की कार्नियल कोई लाल कलर का पत्थर होता था। अब कोई भी पत्थर अगर अभी हमें मिल जाए ना चमकता हुआ, जैसे हमने कोहिनूर के बारे में बात सुना, कोहिनूर कहा जाता है कोहिनूर के बारे में कि जब ये पहले शहंशाह को मिला था तब उसने जो पूर्णिमा की रात होती है ना, उस दिन उसको निकाला था। अब सोचो कि हीरे का, डायमंड का जो रिफ्लेक्शन होता है वो चारों तरफ होता है, तो उसने क्या करा, चांदनी रात में जब उस हीरे को, तब उसका साइज बड़ा था और उसकी शेप जैसी आज है वैसी नहीं थी, वो एक चौकोर के पत्थर जैसा था, बट उसकी खास बात क्या थी, चमकता बहुत था। तो उसने क्या किया, उसने निकाला चांदनी रात को, कपड़े से बाहर निकाला, उसको देखा, तो जैसे उसने ऊपर रखा ना, तो ये देखा कि चांद की रोशनी का रिफ्लेक्शन वो पूरी सब जगह फैला रहा है जहां उसके आसपास। अब वो जो पहला शहंशाह था वो पागल हो गया, यार ऐसा कौन सा पत्थर है यार, ऐसा क्या है इसके अंदर कि इतनी रोशनी, इतनी चमकता, मतलब देखते ही मन जो है वो मंत्रमुग्ध हो जाए, इतना सुंदर अप्रतिम नजारा था उसका। तो उसी प्रकार जिस चीजों का ऐसा रिफ्लेक्शन होता है या फिर अट्रैक्टिव होते हैं, वो हमारे लिए क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाते हैं।
अब ये जो रेड कलर वाला पत्थर था ये भी वैसा ही था बिल्कुल, बट उसके जैसा नहीं था, है ना। जैस्पर था, क्रिस्टल की बात करो, क्वार्ट्ज की बात करो, स्टेटाइट की बात करो, मेटल्स लाइक कॉपर थे, ब्रॉन्ज थे, गोल्ड थे। ये चीजें आपको याद रखनी है, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि सर जब हम वहां की स्टडी करते हैं वेस्ट मटेरियल की, तो हमें किन की चीजों की रिमार्केबल या फिर किन चीजों का आइडिया लगता है, तो हमें पता लगता है कि वहां स्टोन्स थे कैसे, कैरोलाइन ऑफ ब्यूटीफुल रेड कलर, जैस्पर, क्रिस्टल, क्वार्ट्ज एंड स्टेटाइट, ये सब चीजें वहां थी। इट मींस कि ये इंपॉर्टेंट है। मेटल्स क्या थे सर, कॉपर था वहां, ब्रोंज भी था, गोल्ड था। अब ये गोल्ड जो थे, गोल्ड सिर्फ कालीबंगा यानी जो राजस्थान का एरिया में कालीबंगा पड़ता है वहां नहीं मिला, बाकी सब जगह मिस्र के पिरामिड में वहां मिला है, उत्खनन के दौरान यानी एक्सकेवेशन के दौरान ये सब मिला है। एंड शेल, फ्रांस, टेराकोटा, बर्न्ड क्ले मतलब जला हुआ या फिर जिसको कहते हैं पका हुआ। Some beads were made of 2 or more stones, cemented together, some of stone with gold cap, यानी कुछ ऐसे स्टोन थे जिनकी जो कैप थी वो सोने की थी। The shape were numerous, disc shaped, cylindrical, spherical, barrel shaped, segmented. Some were decorated by incising or painting, and some had design etch onto them. अब जब इतनी सारी चीजें हमने देखी, ढूंढा, तो हमें बहुत सारी चीजों का पता लगता है। एट मींस अगर आप सिंपली मुझसे पूछो तो ये पूरा का पूरा पैराग्राफ आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो दो तरह के क्वेश्चंस आते हैं, एक तो ऑब्जेक्टिव टाइप, दूसरा सब्जेक्टिव टाइप। सब्जेक्टिव टाइप में आप क्या कर सकते हो, आपको जो पता है वो आप डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हो कि सर ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था। बट जब बात ऑब्जेक्टिव टाइप की क्वेश्चन की आती है तो आपको प्रॉपर फैक्ट पता होना चाहिए जो आपके एनसीईआरटी की बुक में दिया गया है। और हम क्या करते हैं, हम तो आपके सामने पूरी एनसीईआरटी का निचोड़ निकाल देते हैं, अगर उसके अलावा एक्स्ट्रा कुछ चीज समझने वाली तो वो भी आपके सामने सारी है। इट मींस हमें फैक्ट पता होना चाहिए। तो जो एनसीईआरटी बता रहा है हमें क्या बता रहा है कि सर फिर से सुन लो एक बार, क्या मिला सर, कैरोनाइल पत्थर था रेड कलर का, जैस्पर था, क्रिस्टल था, क्वार्ट्ज था, स्टेटाइट था, मेटल्स लाइक कॉपर थे, ब्रॉन्ज थे, गोल्ड थे, कॉपर, ब्रॉन्ज, गोल्ड, सीबीजेड या फिर सीबीजी, एंड शेल, फ्यांस एंड टेराकोटा और बर्न्ड क्ले, ये सब चीजें मिले। सम बीड्स वर मेड ऑफ 2 और मोर स्टोन, यानी कुछ मोती ऐसे थे जो एक या फिर 2 पत्थरों को जोड़कर बनाए गए थे। अब एक मैं आपको एग्जांपल दूं कि कुछ लोग, अभी शहर में तो पता नहीं होता नहीं होगा, बट कुछ लोग जो गांव में रहते हैं ना, वो कान की बालियां पहनते हैं। उसपे क्या होता है, उसपे ऐसा होता है कि सोने का वो बाली होती है, बूंदा जिसको बोलते हैं, उस पर चांदी की कैप लगी होती है ना, बहुत सुंदर दिखता है वो। या फिर एक सोने का मोती होता था, मतलब बूंदा उसको बोलते हैं, उस पर डायमंड हल्का सा छोटा सा लगा होता था। उस तरह से भी इनके मन के डिजाइन होते थे। तो हम क्या देखते हैं कि सर जो पैटर्न पहले था वो आज भी लोग कहीं ना कहीं यूज कर रहे हैं। तो हमें इस बात से ध्यान रखना है कि ऐसा कुछ था, क्या थे, या तो सिंगल पत्थर हो या फिर डबल, 2 स्टोन को आपस में चिपका के जोड़ के वो मन के बनाए जाते थे। फोटो में आगे दिखाऊंगा आपको। द शेप वर न्यूमरस, डिस्क शेप होते थे, सिलेंड्रिकल होते थे, स्फेरिकल होते थे, बैरल शेप होते थे। बैरल क्या होता है, बैरल होता है कुछ ऐसा शेप अंडे जैसा जिसमें पहले लिक्विड रखते थे बहुत ज्यादा। सेगमेंट, सम वर डेकोरेटेड बाय इंसाइनिंग और पेंटिंग, किसी में खोद के कुछ डिजाइन की होती थी और किसी में पेंटिंग की होती थी। अलग अलग तरह के हमें मिले हैं, दोनों तरह के मिले हैं। एंड सम हैड डिजाइन इट्स ऑन टू देम, क्या करते हैं, किसी के ऊपर डिजाइन खुदा हुआ होता, इट मींस कि इंस्क्राइब किया होता उस पर। इस तरह की सब चीजें हमें मिली है। सो अब देखते हैं कि सर ये होता कैसा था। तो होता ऐसा था, देखो ये है बीड्स, बीड्स यानी जिनको काट के उनमें छेद करके उनमें से मोती या फिर मोतियों की माला बनाई जाती थी। अब ये देखो ये क्या लग रहे हैं, मतलब छोटे छोटे बीड्स है। अब ये देखो एक बड़ा बीड्स है, इट मींस कि हो सकता है इसमें 2 पत्थर को जोड़ा गया हो, है ना, एक शेप देकर 2 पत्थर को जोड़ के फिर बनाया गया हो। अब ये क्या है, सही तरह का ऑर्नामेंट रहा होगा, क्या रहा होगा, ऑर्नामेंट रहा होगा, कोई तो कोई पहनता होगा तभी इसको बनाया गया है। तो ऐसी बीड्स के मोती बना बना के उनकी माला तक पिरोई जाती थी। तो राइट साइड में हमारे पास क्या है सर, माला है, और एक लेफ्ट साइड में, मेरे लेफ्ट साइड में क्या है,
सर एक इक्विपमेंट है जिसको इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं, जिससे मनकों में छेद किए जाते थे। छेद इन द सेंस कि माला में पिरोने के लिए जब हमें एक मोती चाहिए, उस मोती के अंदर एक छेद तो होना चाहिए जिसमें धागा पिरोया जा सके। तो ये एक औजार है जिसके द्वारा इन मनकों में मोतियों में छेद किए जाते थे। तो हमारे पास क्या इंस्ट्रूमेंट भी एक इसके बनाई गई कलाकृति या फिर एक माला जिसको बोलते हैं हम। तो देखो कितना वेल स्ट्रक्चर फर्निश्ड है ये, है ना। मतलब कहीं से पता नहीं लग रहा कि ये प्रोफेशनल का नहीं है, एकदम प्रोफेशनल का। फोटो जैसा था वैसा ही है। मोती में देखो आगे पीछे जरूर है, बट इनका जो साइज है एक सिमिलर शेप के अंदर है, यानी उस पर्टिकुलर शेप से बाहर नहीं गया है। मतलब इनको हर चीज का नॉलेज था। अब ये देखा हमने, सो टेक्निक्स फॉर मेकिंग बीड्स डिफर्ड अकॉर्डिंग टू द मटेरियल। अलग अलग मोती, अलग अलग तरह के मोती की बनाने की टेक्निक थी, वो अलग अलग थी। किसके आधार पर? मटेरियल के आधार पर। अब बस जब एक देखो क्या होता है, एक तो पत्थर का होगा, लकड़ी का होगा, और किसका हो सकता है, या फिर किसी पर्टिकुलर, जैसे कि ये रेड सिल्वर पत्थर था, रेड ब्यूटीफुल, डायमंड हो, गोल्ड मान लिया हमने। तो अलग अलग तरीके के मोती बनाने में अलग अलग तरह का जो डिजाइन है वो यूज होता था। क्यों? क्योंकि देखो सर, अगर पत्थर इतना मोटा है और इतना छेद कर दे तो टूट नहीं जाएगा क्या? ऑब्वियस सी बात है, टूट जाएगा। तो उसमें छेद छोटा करना पड़ेगा। वहीं हम मेटल के आधार पर भी करें कि उसमें कितना भी बड़ा चलेगा, पर उसको रफ फर्निश होना चाहिए जिससे वो हमें तकलीफ ना दे, है ना। तो उस तरीके से हम अगर बात करें तो अलग अलग जो बीट्स हैं वो बनाने के तरीके जो वो अलग अलग होते थे। किसके आधार पर? मटेरियल के आधार पर, कि उनका मटेरियल जो था वो कैसा था। जैसे स्टेटाइट की बात करें, स्टेटाइट क्या होता है? बहुत ही सॉफ्ट पत्थर होता है। इन द सेंस कि आपने मुल्तानी मिट्टी देखी है ना, मुल्तानी मिट्टी जितना सॉफ्ट होता है। और इसको सोप स्टोन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सोप स्टोन। इट मींस कि ये बहुत ज्यादा मुलायम और हल्का होता है। स्टेटाइट शायद हमारे चौक बनाने में यूज होता है। सो अ वेरी सॉफ्ट स्टोन was easily worked. Some beads were molded out of paste made with स्टेटाइट। कुछ मोती जो थे जिनमें क्या होता था, स्टेटाइट का पेस्ट बनाकर मिलाया जाता था, में मोल्ड किया जाता था या फिर उसके शेप में डाले जाते थे, एंड पाउडर। दिस परमिटेड मेकिंग अ वैरायटी ऑफ शेप्स अनलाइक द जियोमेट्रिकल फॉर्म्स मेड आउट ऑफ हार्ड स्टोन्स। हाउ द स्टेटाइट माइक्रोबीड्स was made remains a puzzle for archaeologists studying an ancient technology। अब एक मैं आपको बात बताऊं, आजकल ट्रेंड चल रहा है ना कि इंस्टाग्राम पे हम रील देखते हैं कि कुछ रील में ऐसा दिखा जाता है कि हमें कि कोई बंदा है, कोई इंसान है, कोई व्यक्ति है, वो क्या करता है, जो पेंसिल की निप होती है ना ऊपर वाली, उसको अपने मैग्नीफाइड ग्लास से देखकर उसके ऊपर एक जो है ना इंक्रेव करता है, जिसमें हमें अलग अलग आकृतियां, जो अलग अलग शेप है वो बना के बताता है ना, पेंसिल की निब के ऊपर। तो आज के टाइम में क्यों पॉसिबल है? क्योंकि सर उसके पास इंस्ट्रूमेंट है, उसके पास मैग्नीफाइड ग्लास है, उसके पास इतने बारीक बारीक औजार है जिससे वो बना पा रहा है, सही है ना। और ये भी अभी अभी चलन में आया, पहले ऐसा नहीं था। पहले इसकी एनक्रेविंग ऐसे नहीं होती थी, लोग नहीं करते थे, लोगों को आता नहीं था। बट अब कितना है, अब ये बड़े लेवल पे हो रहा है, हर कोई जिसका मतलब शौक बन गया वो कर रहा है। तो मुझे तो ये समझ में नहीं आया कि जब ये चीजें अभी शुरू हुई है तो हजारों सालों पहले इन लोगों ने ऐसे काम कैसे कर दिए। क्या कहा है? माइक्रोबीड, समझते हो? छोटा सा मूंग का दाना होता है ना, तो उस साइज का। अब सोचो कि सर इतना सा तो बीड है ना, जो दिखता भी नहीं है एक बैक्टीरिया जितना, तो उस पे ये काम कैसे करते थे? ये आर्कियोलॉजिस्ट के लिए अभी भी एक पजल बना हुआ, एक मिस्ट्री बनी हुई है। क्या ऐसे हमें औजार नहीं मिले, ना इसके कोई एविडेंस मिले हैं, बट हमें माइक्रोबीट जरूर मिले कि हाँ बने हुए तो थे। बट इनसे इतने बड़े औजार से पॉसिबल कैसे है, बताओ मुझे। पॉसिबल है क्या कि सर काटना आलू है, लेके हम तलवार आए, चलेगा क्या उससे काम? नहीं चलेगा ना। कहाँ आलू, कहाँ तुम तलवार लेके आए हो? तो इनके जो औजार थे वो थे तलवार शेप के, और आलू इट मींस कि ये माइक्रोबीट। पॉसिबल है कि उनको क्रेव करना? पॉसिबल ही नहीं है। तो ये जो है अभी तक मिस्ट्री बनी हुई है। और अब बताएंगे आपको दीपक सर स्टडी। अब देखो हमने क्या देखा, हमें ये देखा कि हम जब एविडेंस की तलाश कर रहे थे तो हमें 100% एविडेंस कहीं नहीं मिले ना। तो जब दूसरी बात हम ये सोचते हैं कि
जब सर ये माइक्रोबीट्स बने होंगे तो मे बी उनके औजार भी छोटे होते होंगे ना, छोटे होते होंगे, हल्के होते होंगे, या फिर जल्दी टूट फूट या फिर खराब होने वाले होते होंगे। तो क्या ये नहीं मान सकते हम कि शायद इनका डिस्ट्रक्शन जब हुआ तो इनके औजार थे वो नष्ट हो गए, या फिर ये जो लोग थे उनको हैंडक्राफ्ट करते थे, मतलब हाथों से या फिर सुई की नोक से, कैसे भी करते हो, हैंडक्राफ्ट करते थे। मतलब अगर ये माइक्रोबीड मिला है इट मींस कि कैसे ना कैसे तो बनाते ही थे। अगर बना ही नहीं तो मिला कैसे भाई? नहीं है ना पॉसिबल। इट मींस कि बना है इन्होंने, तो बनाया है तो कोई ना कोई चीज होगी, या तो इनके पास औजार रहे होंगे जो टाइम के साथ डिस्ट्रक्ट हो गए, नष्ट हो गए, या फिर जब इस सभ्यता का, इस सिविलाइजेशन का डिस्ट्रक्शन हुआ तब वो सारे खत्म हो गए हो। पहला ये। दूसरा ये कि ये अपने हाथों से उनको क्राफ्ट करते थे, तो बहुत कम लोग करते होंगे, तो बहुत कम लोग में इन द सेंस कि हमें शायद वो एविडेंस अब तक ना मिले हो, फ्यूचर में अगर खोदा जाए तो मिल जाए। क्योंकि हड़प्पा सभ्यता में क्या देखते हैं, आपको शायद मैंने बताया नहीं बताया पर अभी बता देता हूं। हड़प्पा सभ्यता में क्या देखते हैं हम कि जब इसकी खुदाई चल रही थी तो एक लेवल के बाद, एक लेयर के बाद, यानी 7 लेयर में खुदाई हुई थी इसकी, बट उसके बाद वहां नीचे चीजें थी बट उसको खोदा नहीं जा सका। क्यों? क्योंकि एक तरफ जो नदी पड़ती थी, अगर उसका बहाव तेज हुआ तो पूरा का पूरा ये बह जाता पानी के अंदर, तो जो चीजें हमें मिलने वाली थी वो भी नष्ट हो जाती। तो शायद हो सकता है कि जिस लेयर में हमने छोड़ दिया वहां ये सब चीजें हो, पॉसिबल है ना। इट मींस कि जैसे हमने पिछले वाले वीडियो में बात क्या की थी कि जो ये लोग थे ये इनके पास पोर्ट होते थे, है ना, कुछ सामान रखने के लिए, कुछ मैटर रखने के लिए। अब वर्कर रखते थे ऐसा, तो अगर वर्कर को वो मटेरियल यूज में आया तो उन्होंने यूज ले लिया, तो अगर उनके यूज में नहीं आया, बाई चांस वो भूल गए किसी चीज को, तो वो हमेशा के लिए पड़ा रह गया, वो था ना। और फिर वो कब मिलेगा? जब आर्कियोलॉजिस्ट वहां जाएगा, उसकी खुदाई करेगा, तब वो देखेगा डब्बा मिला है, इसमें क्या मटेरियल है। तो क्या हम ये नहीं मान सकते कि इनके जो औजार रहे होंगे वो शायद अब तक उस एक्सकेवेशन में नहीं मिले हो? पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। तो ये दोनों थ्योरीज हैं, दोनों पॉसिबल है, इनके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता क्योंकि एक सर्टिफाइड फैक्ट इसके बारे में हमारे पास नहीं है, ना आर्कियोलॉजिस्ट के पास है। ये तो बुरा बोल रहा भाई, हम तो पूरा कंफ्यूज है, हमें तो पता नहीं क्या करना क्या नहीं और क्या हो सकता है। तो अगर हम इसकी डीप स्टडी करते तो हमें पता लगता है कि सर ये जो कारण है वो पॉसिबल है, हो सकता है कुछ ऐसा हुआ होगा, है ना, बट श्योरिटी अभी भी हमारे पास नहीं है। अभी देखो, पोर्ट्री सम ऑफ दीज कैन बी सीन इन द नेशनल म्यूजियम दिल्ली और इन द साइट म्यूजियम ऑफ लोथल। आप कभी लोथल जाओ, गुजरात, दिल्ली जाओ, तो उनके म्यूजियम में एक बार घूम लेना। अब म्यूजियम में क्या है कि सर वैसे बर्तन मिले, एक फोटो में देखना और एक रियल में देखना, डिफरेंस है ना। शाहरुख खान की सर फोटो देख ली तो अलग है, रियल में जाके मिलो सेल्फी लो तब मजा है, दोनों बात अलग अलग है। तो जब आप इसको रियल में देखोगे ना तो एक्चुअल जो इसका रीफर्निशिंग है ना वो आपको दिखेगा, भाई कैसे उसको फर्निश किया गया था, क्या चिकनाई है। क्योंकि चीजों को हम जब देखते हैं ना तो उसका आइडिया लगा लेते हैं। एक तो फोटो में पता लगता है क्या क्या है, ठीक है लाइट गिर रही है, यहाँ लाइट गिरी तो क्या पता लगो मैं यार इस तरफ क्या था, बट जब मैं एक्चुअल में देखूंगा ना तो मुझे उसका सरफेस दिखेगा कि सरफेस कैसा था, सर रफ है, पॉलिश्ड है या फिर चिकना है। तो उससे आइडिया हमें क्या लगता है कि अरे यार इतनी शानदार टेक्नोलॉजी कैसे करते होंगे यार ये। हालांकि मैंने बताया आपको कैसे करते थे, है ना। तो एक चीज जो है कि इसके बारे में डीप जो स्टडी है वो हम कर सकते हैं, उसके लिए आपको घूमना होगा। जब घूमेंगे अच्छा लगेगा, पता लगेगा और हमें हमारी हिस्ट्री पता होनी चाहिए। तो देखो ये क्या है, ये पॉट है, मे बी इसमें कुछ रखते होंगे, ये मटके जैसा है, ये दो ग्लास जैसा है, ये दो बर्तन, छोटे छोटे बर्तन है तो कुछ रखने के लिए ही होगा, सजाने के लिए नहीं होगा। क्या हो सकता है सजाने के लिए हो? सर क्या पता इसके अंदर वो सजा के डब्बा रखते हो, उसमें पानी डालते हो, उसमें फूल रखते हो, मे बी पॉसिबल है। बट हाँ ये पॉट्स हैं जो उन चीजों से बनाए, उन लोगों के द्वारा बनाए गए थे। So, archaeologists experiment have revealed that the red color of Caroline was obtained by firing the yellowish raw material। यानी जिस कैरोलाइन की मैंने बात की थी अभी कि जो इंपोर्टेंट हुआ करता था। अब देखो कोई भी चमकता हुआ पत्थर की अगर हम बात करें तो वो जनरली इंपोर्टेंट हुआ। जैसे कि मैं बात करूं कोहिनूर की, सबने सुना है कोहिनूर के बारे में, सुना है। तो देखो जब कोहिनूर पहले शासक को मिला था ना तो उसने क्या करा, उसने उसको चांदनी रात में देखा था सबसे पहले।
जब पूरी पूर्णिमा थी तब उसने अपना कोहिनूर निकाला, फिर देखा अब वो डायमंड रहा। डायमंड की खास बात क्या होगी, जैसे उस पर लाइट गिरेगी ना तो वो चारों तरफ उसको रिफ्लेक्ट कर देगा अलग अलग कलर्स में। वही हुआ, वैसे जैसे उसने निकाला वैसे लाइट रिफ्लेक्ट हुई और उसके चारों तरफ क्या हो गई, रोशनी हो गई। क्योंकि कोहिनूर का साइज जो था वो आज के मुकाबले थोड़ा बड़ा था, यानी एक बड़े पत्थर जितना। आज तो उसका एक मामूली सा साइज रह गया है ना। तो पहले क्या था, बड़ा था, और जैसे ही वो चमका ना, अब वो जो शासक था ना वो एकदम यूं मंत्रमुग्ध हो गया। पता नहीं उसने क्या देख लिया, जैसे कोई दिव्य शक्ति हो, है ना, जो उसके चारों तरफ रोशनी ला दे। अब उन्हें उस वक्त इतना भी नहीं पता था कि मतलब ये हीरे की क्वालिटी है या उसकी भी खास बात मानो कि लाइट को गिरते ही वो क्या करता है, फैला देता है। और उसको ये बात नहीं पता था, उसको तो डायमंड ही पहली बार मिला, तो क्या हो उसके लिए वो सबसे ज्यादा खास हो गया। और वैसे ही जो ये कैरोलाइन पत्थर था, yellowish raw material and beads at various stages of production. Nodules were chipped into shapes and then finally flaked into the final form. Grinding, polishing, and drill completed the process. Specialized drills have been found at Chundado and Lothal and more recently at Dholavira. 1, 2 और 3, ये 3 जगह आपको याद रखनी है। किसके लिए, कि सर यहां पर अलग अलग पत्थरों से, चीजों से बीट्स बनाए जाते थे, यानी कि मनके बनाए जाते थे। पहले उनको ग्राइंड करते, फिर उनको पॉलिश करते और उसके बाद उनको क्या करते थे, सर ड्रिल करते थे। अब जो एविडेंस है हमें ड्रिल के मिले, कहां मिले, चुंदड़ो में मिले, लोथल में मिले और रिसेंटली मिले धोलावीरा में। कहां मिले, चुंदड़ो, लोथल, धोलावीरा। चुंदड़ो और लोथल कहां है, गुजरात में, और ये उसके पास में ही, थोड़ा ज्यादा दूर नहीं है। ठीक है, तो हमें ये याद रखना है कि कहां पर मिले। तो अब ये सोचो कि वो लोग जो थे पत्थरों से बीड्स बनाते थे, मन के बनाते थे, उनको ग्राइंड करते, फिर उनकी पॉलिश करते कि चुभे ना, रफ ना हो उसका सरफेस, उसके बाद उनको ड्रिल करते थे। क्यों, ताकि धागे में पिरोया जा सके। इवन येलो इस पत्थर को, रॉ मटेरियल को जलाकर पूरा लाल कर देते, रेड कैरोलिन पत्थर की तरह। एंड देन if you locate Nageshwara and Balakot on map first, you will notice that both settlements are near the coast. ढूंढना क्या, अभी देख लेता हूं तो स्पॉट। ये देखो नागेश्वर एंड बालाकोटा कहां है दोनों, कि सर कोस्टल एरियाज के अंदर है। अब कोस्टल एरिया के अंदर फायदा क्या होता है, अब ये छोड़ो, पास्ट की छोड़ो, प्रेजेंट में देखो ये कहां है। ये रहा गुजरात वाला रीजन। जब ये गुजरात के साइड में है तो अभी गुजरात किस लिए फेमस है, कि सर बिजनेस के लिए फेमस है, सूती कपड़े, सूती व्यापार जो होता है उसके लिए फेमस है। क्यों, क्योंकि वो वहां से डायरेक्ट इंटरनेशनल ट्रांसफर कर सकता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकता है, करता ही है, सबको पता है। यहाँ कोस्टल एरिया जो है वो बेस्ट प्लेस है बिजनेस करने के लिए। इसीलिए जो भारत के सबसे ज्यादा अमीर आदमी है वो गुजरात से ही है। अंबानी देख लो, अंडानी देख लो, रतन टाटा देख लो, सारे कहां से हैं, गुजरात से। क्यों, क्योंकि ये बेस्ट प्लेस है बिजनेस करने के लिए। तो अगर कोई भी पर्सन यहां रह रहा है ना तो उसे बिजनेस करना अच्छी तरह आता है। क्यों, क्योंकि यहाँ की संस्कृति ही ऐसी है और बेस्ट जगह है बिजनेस करने के लिए। अब चलते हैं पास्ट के अंदर, कहां है ये, सर नागेश्वर एकदम ये रहा और बालाकोट एकदम ये रहा, कोस्टल एरियाज पे है। इट मींस कि इनकी ट्रैवलिंग होती होगी बाय वाटर, कहीं ना कहीं तो जाते होंगे ना, कहीं ना कहीं तो जाते होंगे, बिल्कुल जाते होंगे। तो जाते होंगे, उनका कांटेक्ट दूसरी जगह से रहा। तो अगर कांटेक्ट दूसरी जगह से रहा इट मींस कि वो बिजनेस करते थे, व्यापार करते थे। और यहां हमने सुना कि जो शेल है, शेल जो समुद्र में मिलते हैं उनको बनाया जाता, उनको फर्निश किया जाता, फिर उनको आगे सेल किया जाता। इवन बीड्स जो थे वो भी यहां बनाए जाते और यहां से दूसरी जगह पर एक्सपोर्ट किए जाते थे। These were specialized center for making shell object। क्या बोला था कि शेल ऑब्जेक्ट बनाने के लिए ये सेंटर स्पेशलाइज था, यानी यहाँ के जो आर्टिस्ट थे वो प्रोफेशनल थे अपने कामों में, इंक्लूडिंग बैंगल्स, लेडलेस एंड इनले। ये सब चीजें यहां बनाई जाती थी। इवन विच वर टेकन टू अदर सेटलमेंट। सिमिलरली इट इज लाइकली दैट फिनिश्ड प्रोडक्ट सच एज बीड्स फ्रॉम चुंदड़ो and Lothal
were taken to the large urban center such as मोहनजोदारो। यानी कि जो बीड्स थे कहां बनते, फ्रॉम चुंदड़ो एंड लोथल, चुंदड़ो और लोथल में बनते, उसके बाद कहां जाते थे कि सर हड़प्पा और मोहनजोदारो की तरफ ट्रांसफर हो जाते। अब ये बात थोड़ा मैप में देख लेते हैं, ये रहा लोथल और ये रहा चुंदड़ो। अब ट्रांसफर कहां होते थे कि सर मोहनजोदारो में, कहां होते थे, मोहनजोदारो में उनको ट्रांसफर किया जाता था। तो अब देखो इनका क्या चलता होगा, जाते होंगे ऐसे ट्रेवल, ये भी ऐसे ट्रेवल करते हैं तो कैसे कैसे न कैसे करते होंगे, चाहे बाई लैंड मान लो चाहे बाई वाटर मान लो, यानी इनकी ट्रेवलिंग होती थी। ये तो सिर्फ एक एज्यूम्शन मैप है कि मतलब मैंने आपको बता दिया कि लगभग ऐसे ट्रेवल करते होंगे, कैसे ही करते थे, बाई लैंड करो चाहे बाई वाटर कर दो। बट यहां का सामान यानी लोथल से मोहनजोदारो जाता और चुंदड़ो से भी मोहनजोदारो, यानी जो बड़ा अर्बन एरिया था वहां पे चीजों को ले जाया जाता फर्निश होने के बाद, यानी अच्छी तरह बनने के बाद। एंड हड़प्पा, हड़प्पा में भी गए, चलो ये यहां से ले गए हड़प्पा की तरफ, ये हड़प्पा पहुंच गया, ये हड़प्पा पहुंच गया, कैसे भेज दो हड़प्पा। तो ये जो दूरस्थ स्थान है डिस्टेंस पर यहां तक ट्रेवलिंग पॉसिबल थी। तो अगर ये लोग इतना ट्रेवल कर सकते हैं, इजिप्ट भी गए होंगे, मेसोपोटामिया सभ्यता इससे सिमिलर रही है, वो भी हमने देखा पिरामिड सिमिलर रहे, तो इतना दूर ट्रेवल करे होंगे ना, बिल्कुल करे होंगे। सो हमने क्या देखा इसमें, इसमें हमने देखा कि सर ये जो लोग थे ना ये प्रोफेशनल थे अपने बीड्स बनाने में, मनके बनाने में, शेल ऑब्जेक्ट बनाने में, बैंगल्स बनाने में, लेटर्स बनाने में, इनले बनाने में, और फिर जो फर्निश प्रोडक्ट होता था उसको एकदम सेट करके आगे भेजते थे। कहां भेजते थे, चुंदड़ो से, लोथल से, मोहनजोदारो और हड़प्पा, यानी जो बड़े अर्बन एरिया से वहां भेजे जाते। अब दूसरी बात ये आती है कि सर जैसे आज के टाइम में अगर बात करते हैं हम, क्या होता है कि हमें कोई भी सामान भेजना हो, है ना, जो हमारा डिलीवरी एजेंट है जिसके द्वारा हम भेजते हैं, वो क्या करते हैं, हमें एश्योर करते हैं कि हमारा सामान क्या होगा, पूरा सिक्योरली वहां पहुंचेगा बिना ओपन किए बीच में। तो क्या अगर ये चीज जो हम सोच रहे हैं सिर्फ ये प्रेजेंट में थी, नहीं, ये पास्ट में भी थी। कहां थी, पास्ट में, हाई टेक सिक्योरिटी। यानी अभी तो क्या, अगर हम उस पेपर को काट पीट के वापस पैक करते तो शायद पता ना लगे। तो इनका क्या सिस्टम था कि सर जब पैकेट भेजते थे ना उन पे सील लगा देते। अब सील ऐसी ऐसी नहीं, सील ऐसी कि अगर आपने थोड़ा भी खोलने की कोशिश की सील टूट जाती, और जैसे ही वो सील ब्रोक होती तो दूसरे वाले इंसान को पता लग जाता कि इस माल से बीच में छेड़छाड़ की गई, तो वापस वो रिटर्न कर देता, या फिर जो भी उनका वो प्रोसेस रहता होगा। बट ये एश्योर था कि सामान जो है सिक्योरली अगर एक जगह से पैक कर दिया गया तो वो दूसरी जगह ही जाके खुलेगा। और दूसरी बात कि इनमें आपसी भरोसा बहुत ज्यादा था, है ना, कि इनको ऐसा नहीं लगता कि यार मैं बीच में लूट लूं, मैं बीच में खा लूं, या फिर मैं तोड़ फेंक के कर दें। ये एक तरह से अच्छे लोग थे कि अगर किसी को ट्रस्ट है कि हाँ ये सील हमने पैक कर दी जाएगी, तो वो सामान वैसा का वैसा वहां पहुंचता था। तो यहाँ में जो पर्सन ट्रस्ट था आपस में वो बहुत अच्छा था। गॉट इट? ओके। Identifying center of production. In order to identify centers of craft production, archaeologists usually look for the following raw materials such as stone, needles, wholesales, copper ore, tools, unfinished object, reject and waste material. In fact, waste is one of the best indication of craft work. अच्छा, इसको छोड़ो, अब मैं समझाता हूं आपको कि देखो अगर हम घर पे कोई भी चीज बनाते हैं, इवन घर में मेहमान आए हुए, हमें क्या बनाना है, खाना बनाना है ना, जो जनरल सब ये भी रहे, जब हम खाना बनाते हैं बाहर से पनीर लेके आएंगे, सब्जियां लेके आएंगे, मसाले लेके आएंगे और बहुत सारे पकवान बनाते हैं, तो जब हम खाना बनाते हैं उसमें वेस्ट मटेरियल निकलता है ना, फेंक देते हैं। बिल्कुल वैसे ही अगर हम कोई चीज बनाए, जैसे कि इंडिपेंडेंस डे है, आपको फ्लैग बनाना है, तो आपने क्या किया, क्रेयंस लिए, पेपर लिया, ग्लू लिया, टेप लिया और एक स्टिक ली। अब इसके अलावा जो भी एक्स्ट्रा होगा ना, इसमें कटिंग वगैरह होगी, आप क्या करोगे, आपके लिए वो वेस्ट मटेरियल आप क्या करोगे, वहीं फेंक दोगे। अब थोड़ा बड़े बड़े लेवल पे चल रहे हैं, मेरे घर के थोड़ा दूर में एक कूलर की फैक्ट्री है। क्या है, कूलर की फैक्ट्री, जहां कूलर बनाए जाते हैं, कूलर हवा वाले, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि जब मैं वहां लेने गया कूलर, तो मैंने देखा सर वो 3 मंजिला बिल्डिंग थी। कितनी, 3 मंजिला बिल्डिंग थी।
सबसे ऊपर कूलर का जो डिजाइन था वो सेट होता, फिर दूसरे नंबर पर फाइबर पे लगाते, और तीसरे नंबर पर जो उनका एक्स्ट्रा पार्ट था वो कट करते कि ज्यादा बन गया है या फिर रेशियो से बाहर, उसको कट करके वही एक कमरे में फेंक देते थे, यानी वो उनका वेस्ट मटेरियल है। और जब भी किसी दूसरे कूलर में कम होता या फिर चाहिए होता तो वो उसमें से फाइबर ले लेते, है ना, वो ग्लू होता पूरा या फिर जो पूरा डंडा होता वो उसको यूज कर लेते दूसरे वाले कूलर में। तो क्या कर रहे हैं वो, जब बड़े प्रोसेस पर, जब बड़े लेवल पर कोई काम होता है मैन्युफैक्चर का, प्रोडक्शन का, तो वहां वेस्ट मटेरियल हमेशा निकलता है। और वही इंडिकेशन है आर्कियोलॉजिस्ट के लिए कि यहाँ किस तरह का काम होता था, कि अगर मुझे फाइबर के टुकड़े मिले इट मींस कि कोई फाइबर से रिलेटेड काम होता होगा, फूड के ऑब्जेक्ट मिले इट मींस कि ये फूड या फिर रसोई घर का सिस्टम था। अगर कोई दूसरा सामान मिलता है तो हमें ये अंश्योर है कि हाँ यहाँ पर इस तरह का काम होता था। जैसे कि आगे हम देखेंगे, एक फोटो है कहाँ की, मोहनजोदारो की फोटो है 2022 के अंदर, अभी रिसेंटली बात कर रहा हूं मैं, 2022 के अंदर मानसून में वहां रेन पड़ी, बारिश हुई। तो बारिश में क्या हुआ, बहुत तेज बारिश हुई थी, तो क्या हुआ वहां ऊपर की मिट्टी ना वो हट गई, ऊपर की मिट्टी हट गई और नीचे से क्या दिखे हमें, जो पॉट्स थे, जो बर्तन बने हुए थे, उनके वेस्ट मटेरियल हमें दिखे। मैं आपको बताऊंगा उसके बारे में, उसका फोटो भी है वो भी दिखाऊंगा। क्या निकला, वेस्ट मटेरियल निकला। इट मींस कि वहां बड़े लेवल पे मैन्युफैक्चर और प्रोसेसिंग का काम होता होगा ना। तो हमें किससे पता लगा, सर जो वेस्ट मटेरियल निकला ना हमें उससे पता लगा। तो क्या ये पॉसिबल नहीं आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा कि अगर हम किसी वेस्ट मटेरियल की स्टडी करें तो हमें एक्चुअल पता लग सकता है कि वहां पर किस तरह का काम होता होगा? पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। तो क्या करते हैं जो आर्कियोलॉजिस्ट है ना, वो रॉ मटेरियल को ढूंढते हैं। किसको ढूंढते हैं? रॉ मटेरियल को ढूंढते हैं। अब कहीं भी आपको स्टडी करनी है किसी जगह कोई काम के बारे में, आपको वहां अगर पूरे एविडेंस ना मिले तो छोटे लेवल पे चले जाओ कि अगर आपको यहां थोड़े भी एविडेंस मिल रहे, इट मींस कि अगर यहां पर कोई काम होता था अकॉर्डिंग टू, हमने देखा बुक कि यहां क्या अलग अलग तरह के काम होते थे, बीट्स बनते थे, शेल बनते थे, फिर उसको वहां से ट्रांसफर किया जाता था। इवन हमें ट्रांसफर के भी एविडेंस मिले हैं, बिजनेस के एविडेंस मिले हैं, उन सील के एविडेंस मिले, तब आपको बता रहे हैं। तो क्या पॉसिबल है कि जहां पर आर्ट वर्क होता था वहां पर रॉ मटेरियल के एविडेंस मिले? पॉसिबल है, तो वही मिले। तो क्या करते हैं वो रॉ मटेरियल की स्टडी करते हैं, जैसे कि स्टोन नडल्स, जो पत्थरों के टुकड़े होते थे, होल शेल्स, जो शेल होते थे उसमें से मोती निकाल लेते हैं, या फिर जो शेल होता वेस्ट मटेरियल शेल उसको रख देते, या फिर बाद में यूज के लिए उसको रखते। कॉपर और क्या होता था, कॉपर और उनके टूल्स भी तो रॉ मटेरियल में आते हैं कि अगर कोई टूल है उनका टूट गया, खराब हो गया, फेंक देते थे, नया टूल बना के यूज करते। तो जो वेस्ट मटेरियल है वो तो हमारे काम का है। अनफिनिश्ड ऑब्जेक्ट, ऐसे ऑब्जेक्ट जिनको पूरा फिनिश नहीं किया गया, या फिर जो रिजेक्ट या फिर जो वेस्ट मटेरियल है उनकी स्टडी करते हैं हमारे आर्कियोलॉजिस्ट। इसीलिए कहा है इनफैक्ट वेस्ट इज वन ऑफ द बेस्ट इंडिकेटर ऑफ क्राफ्ट वर्क। क्या होता है, जब भी क्राफ्ट का काम होता है तो वहां वेस्ट मटेरियल निकालना तो जायज है। तो अगर निकलेगा ना, क्राफ्ट वर्क में हमेशा ये होता है कि कभी भी कोई चीज हमारे लिए अकॉर्डिंग नहीं होती ना, तो उसमें से वेस्ट मटेरियल बहुत ज्यादा निकलता है, और उन्हीं चीजों की स्टडी बेस्ट चीज होती है। क्योंकि दूसरे काम में अगर हम देखें ना तो वेस्ट मटेरियल से अंदाजा बहुत कम लगाया जा सकता है कि यहाँ पर किस तरह का काम होता होगा, है ना। पर क्राफ्ट में क्या होते हैं, चीजें रंगीन होती है, कलरफुल होती है, समझने में आसान होती है उनका वेस्ट मटेरियल। तो क्या हुआ, ये इजीली समझ में आ गया कि यहाँ पर किसी क्राफ्ट का काम होता था। अगर आप किसी कुम्हार के घर जाओगे, मटका बनाने वाले के, उनके घर पे देखोगे तो क्या होगा, सिर्फ साबुत मटके नहीं होते, वहां पे मटकों का चूरा भी होता है दूसरी तरफ पड़ा हुआ, कि हाँ जो मटके फूट गए या फिर खराब हो गए उनको एक तरफ रख दिया जाता, तो अगर कल को यूज करना दूसरा तो वहां से लेके यूज कर ले। पता लग गया कि वो किसका एविडेंस थे, वो जो कुम्हार ने पॉट्स बनाए थे उनके एविडेंस थे। बिल्कुल वैसे ही यहाँ किसके एविडेंस मिले, जो क्राफ्ट का काम हुआ था उसमें से जो वेस्ट मटेरियल निकला उसके एविडेंस थे। फॉर इंस्टेंस, इफ शेल और स्टोन इज कट to make object, then pieces of this material will be discarded as waste the place of production। कि अगर कोई डंडा छोटा रह गया, बड़ा रह गया, पत्थर छोटा मोटा रह गया या फिर अनसाइज का रहा, तो उसको भी किसमें, वेस्ट मटेरियल में इंडिकेट कर देते थे। फिर क्या करते, उसको साइड में रख देते। तो हमारे लिए तो क्या हो गया, वो पूरा पत्थर हो गया, पूरा शेल हो गया, पूरा ऑब्जेक्ट हो गया, बट इनके लिए क्या था, वो वेस्ट था। अब हमारे लिए क्या बेनिफिट है कि हम उसकी अच्छी तरह से स्टडी हम उसकी कर सकते हैं। जैसे कि टेराकोटा फिगर, क्या है ये एक टेराकोटा की मूर्ति है,
बनाई गई है, किसी सुंदरी की है, बड़ी सुंदर लग रही है। इनकी अगर अब भाषा में देखा जाए या फिर इनकी इंग्रेजी देखा जाए तो इनकी ये प्रतिमा ये बहुत ज्यादा सुंदर है। आज के लिए भी अगर हम किसी आर्किटेक्ट को बता दें या फिर किसी मूर्ति मेकर को बनाते हैं, जो मूर्ति बनाता है वो बोलेगा अप्रतिम प्रतिमा है ना, इमेजिनरी है। या फिर ये देखो कि इनके जो गहने पहने हुए या फिर इनके जो ऑर्नामेंट है ऊपर या फिर इनका जो यूनिफॉर्म है वो किस तरह से डिजाइन किया गया है। तो अब क्या होता है कि जब भी कोई चीज बनाते हैं ना, हमारी इंस्पिरेशन क्या होती है, प्रेजेंट टाइम में या फिर जो हम एज्यूम करते हैं। तो क्या ये नहीं पॉसिबल कि ये पहले लोग इस तरह का रहन सहन रखते थे? पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। डिस्कस शुड द स्टोन आर्टिफैक्ट इलस्ट्रेटेड in the chapter be considered as utilitarian object or as luxurious? Are there any that may fall into both categories? कि देखो जो भी हमें ऑब्जेक्ट मिले ना, वेस्ट मटेरियल मिले या फिर अदर स्टोन वाले ऑब्जेक्ट मिले, क्या वो लग्जरियस के साइन हो सकते हैं? जैसे हमें वो मूर्ति मिली, क्या वो लग्जरियस के साइन हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं, एक हद तक, है ना। एक हमें चीजों को यूज करना है एक लिमिटेशंस कर, पूरा उस पर डिपेंड नहीं रहना है। हाँ, कुछ हद तक उसको हम कंसिडर कर सकते हैं कि वो लग्जरियस रहा हो, क्योंकि देखो मूर्ति को अगर देखा जाए ना, वैसे उसका कोई काम नहीं है। कोई काम है क्या मूर्ति का? डेली लाइफ में यूज आती है क्या? नहीं। तो किस लिए यूज आती है? तो वो साजो सजावट का सामान है। मूर्ति हुए, फ्रेम्स हुए, खिलौने बच्चों के खेलने के लिए हुए, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हम जिसको हम प्रेजेंट टाइम में एज ए लग्जरियस थिंग्स को डिक्लेयर करते हैं। फोटो फ्रेम्स होंगे या फिर कोई आर्टिफैक्ट हो गया जो हमने रख लिया घर के अंदर बस सजावट के लिए, उनका हमारी डेली लाइफ से कोई भी रिलेशन नहीं होता। तो कुछ हद तक हम कंसीडर कर सकते हैं कि हाँ ऐसा होता होगा। दूसरा कंडीशन क्या रहेगा? दूसरा कंडीशन रहेगा कि हाँ ये लोग बनाते थे, बिजनेस करते थे और इनका व्यापार था वो काफी दूर तक फैला हुआ था। Sometimes larger waste pieces were used up to make smaller object, but minuscule bits were usually left in the work area. These traces suggested that apart from small specialized center, craft production was also undertaken in large cities such as Mohenjo-daro and Harappa. कि अगर कोई बड़ा ऑब्जेक्ट है, वेस्ट मटेरियल हो गया है, तो उसको वापस क्या करते थे? वापस उठाकर उससे कोई छोटी चीजें या फिर स्मॉल ऑब्जेक्ट बना देते थे। और ये काम सिर्फ वहां जगह नहीं हो रहा था जहां ये बिजनेस से कोस्टल एरिया से, इवन हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो में भी ये काम कंटिन्यू चल रहा था, क्योंकि हमें वहां एविडेंस मिले। तो जब एविडेंस मिले इट मींस कि लोग ऐसा काम करते थे, यानी क्राफ्ट पर्सन भी थे। तो अगर क्राफ्ट पर्सन भी थे, सोसाइटी के दूसरे लोग भी रहे होंगे जो फार्मिंग करते थे। मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था कि जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले, इरविन की पूरा एक ब्लॉक मिला है जिसमें ये बताया गया कि भाई खेत जो है वो जुते हुए, वो कहां मिला है, ये आपको मुझे कमेंट में बताना है। क्या बताना है? कि मैंने आपसे पूछा कि सर जुते हुए खेत के साक्ष्य जो है वो हमें कहां मिले हैं, है ना। तो अगर आपने पिछला वीडियो मेरा देखा होगा तो आपको पता होगा कि सर जुते हुए खेत के साक्ष्य कहां मिले, तो वही आपको कमेंट में बताना है। तो क्या हुआ कि दिस ट्रेसेस सजेस्ट, ये जो ट्रेसेस हमें बताते हैं कि अपार्ट फ्रॉम स्मॉल, यानी सिर्फ छोटे चीजों से नहीं, स्पेशलाइज्ड सेंटर थे, क्राफ्ट प्रोडक्शन थे, वाज आल्सो अंडरटेकन इन लार्ज सिटीज, यानी बड़े बड़े शहरों में भी ये चल रहा था। सिर्फ वहां नागेश्वर या फिर बालाकोटा में नहीं था जो उसके कोस्टल एरियाज थे, बल्कि दूसरी सिटीज में भी था जो हाइपर सिटीज थी या फिर जिनको हम लार्ज सिटीज बोलते हैं या फिर जिनको अर्बन एरियाज बोलते हैं, उनमें भी ऐसे काम चल रहे थे, क्योंकि हर काम हर जगह पॉसिबल नहीं था। तो क्या करते थे वो? रॉ मटेरियल सप्लाई करते, उसको एक जगह फर्निश किया जाता, फिर उसको दूसरी जगह ट्रांसफर कर देते, है ना। तो एक तरह से ये क्या चल रही थी? चेन चल रही थी पूरी। रॉ मटेरियल इकट्ठा करना, फिर उसको शेप देना, फिर उसको फर्निश करना, फिर उसको आगे सेल कर देना, है ना। जितनी लंबी चेन बनानी चाहो उतनी बड़ी लंबी चेन बन जाएगी। बट ये स्टडी हमारी क्लियर है कि हाँ सिर्फ नागेश्वर बालाकोटा में नहीं चल रहा था, बट हड़प्पा और मोहनजोदारो जैसे बड़े शहरों में भी ये काम चल रहे थे। तो बच्चों आज का चैप्टर जो है वो हमारा यही फिनिश होता है। हमने क्या देखा? हमने देखा कि कैसे हमें जो जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले, साथ ही साथ जितने भी जो प्रोडक्शन एरियाज थे हमने उनको आइडेंटिफाई किया कि कैसे कैसे और कहां कहां किन किन चीजों का प्रोडक्शन होता था। और उसी प्रकार से जैसे प्रोडक्शन होता था वो फिर आगे मेन सेंटर में वहां पर भेजते थे और वहां से उस माल की जो है वो सेलिंग या फिर एक्सपोर्ट इंपोर्ट वहां से होता था। नेक्स्ट चैप्टर में हम इससे आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। So thank you so much for watching and stay tuned on Winsome International School. Jai Hind.